बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्रीहेंसिव रिवीजन। इस रिवीजन में अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी 100% हम दोबारा रिवीजन करवा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप रोज़ाना का काम हम कोई तकरीबन इसे ऐसे प्लान आउट करेंगे कि अगर आप कोई 1-1.5 घंटा हमें घर जाकर इस क्लास को रिवाइज़ कर लें। अब अगले 14 दिन मुसलसल ये क्लास हो रही होगी, रोज़ाना ये क्लास हो रही होगी, ठीक है। 12 बजे शुरू करेंगे, देखा करेंगे 12:30 ख़त्म हो रही है, 1 बजे ख़त्म हो रही, 2 बजे ख़त्म हो रही, ठीक है ना। हमारे पास 2 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे का स्लॉट अवेलेबल है। टेस्ट वो फिर बाद में दे देंगे ना आप, वो फिर आप ऑनलाइन दे देंगे ना, ठीक है ना। अभी पहली बात है 1.5 घंटे में हम फारिग हो जाया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें लगा कि 1.5 घंटे में फारिग नहीं हो रहे तो फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। हम आगाज़ कर रहे हैं इन सारी बातों का इनकम फ्रॉम बिजनेस से। 2 बड़े हेड हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक इनकम, एक सैलरी। लेकिन आपको पता है सैलरी के अंदर भी मर्ज होके आ रहा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, और बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिर अलग से 5-6 नंबर का कोई छोटा सवाल भी बन सकता है। तो 1 बाई 1 हमने सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। हम खाली प्रैक्टिस सेशन नहीं कर रहे होंगे, बल्कि रिवीजन सेशन के तौर पर इसे लेकर चल रहे होंगे। यानी एक मर्तबा हम अपनी प्रोविजन में से दोबारा गो थ्रू भी करेंगे और फिर उसको अप्लाई भी करेंगे पास पेपर्स के ऊपर। हेड्स ऑफ इनकम से हम आगाज करते थे, और बिजनेस के अंदर जो मोटी मोटी बातें थी उसमें सबसे अहम बात क्या थी? इनएडमिसिबल डिडक्शन। वो खर्चे जो हमें अलाउ नहीं हैं, वो खर्चे जो हमें अलाउ नहीं हैं, इनएडमिसिबल डिडक्शन, उनकी एक लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है ना। उस लिस्ट में सबसे पहले जब सवाल हमने किए पास पेपर के, अब कुछ आप सवाल कर चुके हुए हो, जब हम सवाल करते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस तरह आता है? कोई सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल चार्जेस है, अदर इनकम है। फिर इसके बाद लिखा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें इसके बाद एडजस्टमेंट्स आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद एडजस्टमेंट्स आते हैं। जैसे ही एडजस्टमेंट आती हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि 2 तरह की बातें हो सकती हैं, या एरर हो सकते हैं या ओमिशन हो सकती है। एरर है तो इसका आगाज होगा इंक्लूड्स, सेल इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड, सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड, अदर इनकम इंक्लूड। पता चल गया कोई एरर हुआ है, यानी जो ट्रांजैक्शन बताई जा रही है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई है। अब हमने उसको पढ़कर देखना है ठीक रिकॉर्ड हुई है या गलत रिकॉर्ड। और अगर उसी ट्रांजैक्शन में से इंक्लूड का लफ्ज मिटा दिया जाए तो ये ओमिशन है, ये ट्रांजैक्शन है जिसको रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब उन्होंने बता दिया है कि क्या ट्रांजैक्शन है, तो हम सीधा ही ठीक रिकॉर्ड कर लेंगे। आप मेरे साथ सेल टैक्स की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब जो बात यहां मैं इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये दोनों जगह इक्वली अप्लाई हो रही है। सेल टैक्स के न्यूमेरिक में भी ऐसे ही चल रहा है, इनकम टैक्स के न्यूमेरिक में भी 100% ऐसे ही चल रहा है। और ये जितने मैंने हेड्स लिखे, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, सब में यही है। इसका मतलब है हमें जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, एक्सपेंस विच इज अलाउड इन इनकम टैक्स। अगर तो इंक्लूड में ऐसी बात लिखी है जो टैक्स के मुताबिक है तो फिर क्या करना है हमने? कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एक्सपेंसेस विच इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, तो क्या करें? दीज शुड बी अलाउड बाय एडिंग, ठीक है ना। और तीसरी बात, एक्सपेंसेस विच इज पार्टली अलाउड, यानी एक अमाउंट, ये नहीं कोई और अमाउंट आनी थी तो इस अमाउंट को डिसअलाउ कर देते हैं, और जो दूसरी अमाउंट आनी चाहिए थी उसको अलाउ कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक बना बनाया
मैकेनिज्म है जो हमें अप्लाई करना है। इसी तरह अगर इनकम है तो इनकम के स्टाइल में सोच लेनी है बात, इनकम में ऐड है, इनकम में ऐड नहीं है, क्योंकि डिसअलाउ करना है तो हमने रिवर्सल करना होता है, ठीक है। ये बातें करने के बाद अब हम आए वही सेक्शन 21 हम रिवाइज करते हुए, क्योंकि आगे चलेंगे, डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब आप सेल टैक्स पढ़ चुके हैं, अब ये बात आपको ज्यादा अच्छी समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्या जी, सबसे पहला मोटा उसूल था कि अगर इनकम टैक्स कटा है तो नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, एनी सेस रेट ये एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं है, ये एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं है। सेल टैक्स अलाउड इफ नॉट पास टू, मतलब क्या हुआ, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और आपका सेल टैक्स कटा है और आप आउटपुट चार्ज नहीं कर सकते हैं तो देन इट इज योर एक्सपेंस। लेकिन अगर आप खुद रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका सेल टैक्स इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट में जा चुका हुआ होगा, अब आप वो एडजस्टमेंट अपने हाथों से कर रहे हैं आजकल, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये यहां क्या बात लिखी हुई है। सेम केस फेडरल एक्साइज का है, क्योंकि फेडरल एक्साइज सेल टैक्स का ही दूसरा रुख है। कुछ चीजों पर सेल टैक्स लग रहा होता है और कुछ चीजों पर फेडरल एक्साइज लग रहा होता है। पहले सारी चीजों पर फेडरल एक्साइज लग रहा होता था, अब कुछ चीजें वहां से ज्यादातर चीजें निकलकर सेल टैक्स में आ गई हैं, कहीं कहीं कोई चीज अभी भी बची पड़ी है। आगे आ जाओ फर्स्ट बेंच पे भाई, आगे हो जाओ आप लोग, डन होगी बात जी। फिर हमने एक और टैक्स नॉट डिडक्टेड की एक प्रोविजन थी, आपको पता है टैक्स नॉट डिडक्टेड एक जर्नल गुफ्तगू थी किसी भी एक्सपेंस से अगर हमने टैक्स नहीं काटा, सैलरी से नहीं काटा, रेंट से नहीं काटा, किसी कमीशन से नहीं काटा, तो वो डिसअलाउ हो जाता था। फिर एक स्पेशल प्रोविजन थी, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। अगर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड से टैक्स नहीं काटा तो फिर हमें डिसअलाउ होता था लोअर ऑफ अमाउंट फ्रॉम विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड वर्सेस 20% ऑफ 20% ऑफ टोटल परचेजेस whichever is lower will be disallowed। अब एग्जामिनर ने भी खेलना है कहीं हमारे साथ। रिवीजन में आकर हमारा ज्यादा फोकस ये होता है कि आपने पढ़ तो लिया, चीजें तो सीख ली, अब हमारा फोकस है यार सवाल मेरा कैसे हल होगा। भले कहीं 19-20 मेरा कॉन्सेप्ट वीक खुदा ना खाता, वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट ही वीक नहीं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं 19-20 का फर्क भी है तो सवाल मेरा हल हो जाए। बिकॉज इस वक्त हम सबका टारगेट क्या है, पास होना, ठीक है ना, 49 मार्क्स लेना, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे जो बेचारे ये यूट्यूब वगैरह पे डले हुए परेशान हो जाएंगे कि 49 नहीं, पासिंग रेट तो 50 है, तो चलो हम 50 बोल देते हैं, एक नंबर खुद आ जाता है। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करता है, असल उस्तादी नुस्खा अब यहां लिखने लगे, इधर देखो, if the question only provide amount of purchases on which tax was not deducted, then ICAP disallowed 20% of only that amount। यानी अगर ये तो उसूल लगना है ना कि जब टोटल परचेजेस गिवन हो, अगर हमें टोटल परचेजेस नहीं गिवन, हाँ कहा जी परचेजेस इंक्लूड 500,000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, अगर तो टोटल परचेजेस गिवन हो फिर तो मैं लोअर ऑफ का उसूल लगा दूंगा, टोटल गिवन ही नहीं है, तब क्या करूं, जो परचेजेस उसने दी हैं उसका 20% डिसअलाउ कर दूं। क्यों ऐसा कर दूं, आई कैप ऐसे कर रहा है। अब एक वर्केबल सोल्यूशन निकालना है इस सिचुएशन में, क्योंकि डाटा ही ठीक नहीं है। ठीक डाटा तो जब है ना, जब मेरे पास टोटल परचेजेस भी आ रही हैं और मेरे पास वो अमाउंट भी आ रही है जिसके ऊपर टैक्स नहीं कटा। अब असल उसूल लग रहा है, असल उसूल वाले सवाल भी मौजूद है आई कैप के पास पेपर में, और एग्जामिनर क्योंकि पूरा डाटा बाज दफा नहीं देता तो फिर उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने ये करना है। If total purchases are also given along with purchases on which tax is not deducted, in this case above rule will apply। दोनों तरह के सवाल अब हम आपको यहां कर करके दिखा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला।
यहां भी हमने देखा था कि देखिए टोटल परचेजेस भी गिवन है, हमने जिस परचेजेस पर टैक्स नहीं कटा वो ले ली, उसका 20% ले लिया, ऐसे चल रहे थे। ये ऑलरेडी किया हुआ हमारा सवाल है। फिर एक आ गया था कमीशन पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन। अब देखें आपको थर्ड शेड्यूल का पता है, थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 से अब आप वाकिफ हैं अच्छी तरह से। वो 20 चीजें, अगर वो 20 चीजें आप एजेंसी के थ्रू सेल कर रहे हैं और आपका एजेंट ATL में है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, तो जितना मर्जी कमीशन पे कर दें, कोई मसला। लेकिन अगर वो ATL में नहीं है तो फिर 0.2% अलाउ है, जो बाकी है वो सारे का सारा डिसअलाउ कर देंगे। दिस प्रोविजन अप्लाई इफ यू आर सेलर ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम एंड सेलिंग थ्रू एजेंसी। डन? एंड सेलिंग थ्रू एजेंसी, ये वो वाला रूल है, वहां पर अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा जी, फिर आ गया टैक्सेशन ऑफ फंड। अगर फंड अप्रूव्ड है, पहली कंडीशन पूरी हुई। और कौन से फंड हैं? 4, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ग्रेजुएटी फंड। अब जरा 4 कर लेना। फंड का जब एग्जाम में जिक्र आ रहा है तो ये 2 फोल्ड में जिक्र हो रहा है, एक एम्प्लॉय के फोल्ड में जिक्र हो रहा है, एक एम्प्लॉयर के शू में जिक्र हो रहा है। ये एम्प्लॉयर के शू की बात हो रही है। एक एम्प्लॉय के शू में हमने फंड को पढ़ा है, प्रोविडेंट फंड को पढ़ा है, सुपरएनुएशन फंड को पढ़ा है, बाकी सारी जगह पर पढ़ा है, ठीक है ना। अब ये हम बिजनेस के शू में बातें कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, ठीक हो गई बात? डन है? तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या फंड अप्रूव्ड है, क्या फंड अप्रूव्ड है। तो क्या करेंगे, इफ इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन भी हुए हैं तो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 100% अलाउ है। और जो बाकी के फंड हैं, बाकी कौन बचा, ये 3, और इनका क्या होगा, 50% अलाउ हो जाएगा, 50% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो फिर सारे का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। डन होगी बात? अच्छा जी, फाइन पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन। फाइन नॉट अलाउड, कौन सा फाइन, फॉर वायलेशन ऑफ एनी रूल और, ठीक है ना, फॉर वायलेशन ऑफ एनी रूल लॉ और रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। जिसकी एग्जांपल्स क्या थी, सेल टैक्स की रिटर्न फाइल लेट हुई, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हुई, कोई सरचार्ज हुआ, कोई पेनल्टी लगी, कोई कंपनीज एक्ट की, कोई इसकी एनवायरमेंटल लॉज की, ये सब नॉट अलाउड। और अलाउ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पेनल्टी, लेट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, पेनल्टी फॉर डिलीवरिंग एग्रीड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। डन? अच्छा जी, सैलरी एक बड़ा इशू है। आपको जब भी बिजनेस का सवाल आएगा उसमें सैलरी से रिलेटेड, लेकिन सैलरी के ऊपर अगर हम इधर उधर गौर करें तो 3 जगह पर बातें हो रही हैं। एक सैलरी की प्रोविजन हमने पढ़ी कि 32,000 से ज्यादा अगर सैलरी है तो थ्रू बैंकिंग चैनल जानी चाहिए, एक प्रोविजन हमने पढ़ी। एक प्रोविजन हमने पढ़ी कि टैक्सेबल सैलरी है और टैक्स नहीं कटा, फिर भले आपने क्रॉस चेक से पेमेंट की हुई है, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। और एक है आपने सैलरी पे की है पार्टनर्स को, मेंबर्स को, या सोल प्रोपराइटर ने, मैं अकेला ही बिजनेस का मालिक हूं, मैं अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये भी अलाउ नहीं है। ऐसे हमें सैलरी की प्रोविजंस हमारी ग्रिप में होनी चाहिए, सवाल में ऐसे इस्तेमाल हो रही होगी। फिर हमारे पास आगे जी पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस में डाल दिए गए हैं तो बिजनेस से डिसअलाउ करें। जैसे यूनिवर्सिटी फी ऑफ चिल्ड्रन, परचेजेस ऑफ गोट फॉर, वो कहता है कुर्बानी के बकरे आपने बिजनेस में ही बुक कर दिए, या ज़कात आपने बिजनेस में बुक कर दी है, नहीं, ये सारे तो
पर्सनल एक्सपेंसेस है, इनको क्या कर दें? इफ नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है अगेन हम वहीं खड़े हैं, कहां? वो इंक्लूड्स के लफ्ज पर, कि इंक्लूड है या यानी एरर है या ओमिशन है, एरर है या ओमिशन है। समझ आ गई बात? ओके अच्छा जी, अमाउंट कैरीड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। आपको पता है ये रिजर्व फंड हमें अलाउ नहीं होते, जनरली हमें रिजर्व वगैरह की चीजें अलाउ नहीं है। अमाउंट कैपिटलाइज, बोनस शेयर इशूड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग इसकी एग्जांपल थी। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग मेंबर ऑफ एओपी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कुछ नहीं करना होता सिवाय एक ये बात के कि ये 4 खर्चे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अलाउ नहीं है। कौन कौन से 4 खर्चे? नेमली वाले, नाम लेके लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेन्यूमरेशन, ये 4 खर्चे अलाउड नहीं हैं। इसके अलावा कोई खर्चा जो हुआ हो वो अलाउ हो भी सकता है, जैसे रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या रेंट ऑफ डिलीवरी वैन, इस तरह के खर्चे। एक तो ये बात है, अगर तो एओपी का सवाल है तो बस यही 2 बातें एडिशनल है, बाकी सारी बिजनेस इनकम के उसूल लग रहे हैं। और अगर एओपी के पार्टनर की रिटर्न मांग ले तो फिर 2 बातें एडिशनली हमें करनी पड़ती हैं। एक शेयर ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम एओपी, एक तो वो निकालने का तरीका, पहले ये सारी चीजें वहां हम ऐड करते हैं, फिर बैलेंसिंग फिगर लगाते हैं और फिर वो निकालते हैं। और फिर रेट पर्पसेस के लिए शेयर को ऐड करना, शायद हम आज ही पहुंच जाएं यहां तक। बस ये 2 एडिशनल हैं। का सवाल आ गया, एओपी का सवाल आ, भाई एओपी के सवाल कोई अलग है? एओपी के सवाल में बस ये एक प्रोविजन है। अगर एओपी के पार्टनर की रिटर्न मांग ली है तो फिर 2 बातें हैं। नंबर 1, पहले शेयर कैलकुलेट करना और उस शेयर को रेट पर्पसेस के लिए पार्टनर की रिटर्न में ऐड करना। डन? अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल अकाउंट हैड एक्सीडिंग 2,50,000, अगर बैंकिंग से नहीं हुई तो क्या एक्सेप्शन है? एक 25,000 से छोटी ट्रांजैक्शन और दूसरे कुछ, नेमली यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइन, ड्यूटीज, ये सब आप कैश में पे कर सकते हैं। डन हो गई बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर, any expenditure paid or payable of a capital nature, however depreciation amortization shall be allowed in respect of intangible or recommencement। अब इसकी हमने एक समरी बनाई थी। हमने कहा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हमें उधर आया, किसमें? अकाउंट्स में, तो हमने सबसे पहले देखना है क्या एक्सपेंस तो नहीं कर दिया। ज्यादातर एग्जामिनर का फेवरेट एरिया यही होता है, कहता है खर्चा पे डाल दिया। तब क्या करें? पहले तो खर्चे को डिसअलाउ करें, पहले तो खर्चे को डिसअलाउ द और अलाउ टैक्स डेप्रीसिएशन। सर अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कहाँ गई? वो तो उसने एक्सपेंस आउट ही कर दिया था, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन का कोई इशू क्रिएट हुआ नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन का कोई इशू क्रिएट हुआ नहीं है। लेकिन अगर कैपिटलाइज कर लिया तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन का इशू क्रिएट हो गया, तो फिर अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन डिसअलाउ कर दें। और लेकिन अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन डिसअलाउ करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, आंखें बंद करनी है, शाबाश, और टैक्स वाली में आंखें खोल लेनी है, ऐसे ही है ना? ओके। और अगर डिस्पोजल हो रही है तो फिर वही अकाउंटिंग गेन और टैक्स गेन वाली बातें आ जाएंगी। डन? We have to calculate correct cost of asset to be capitalized। एसेट की कॉस्ट में क्या चीज लेनी होती है? परचेज प्राइस।
वही सारा हमने उस वक्त पढ़ा था, ये सेक्शन 76 वगैरह आ रहे थे ना, कि ये सारे अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं। टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन, सारी चीजें, कैरेज, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एडेड टू, बिल्कुल अकाउंटेंट हम जो करते हैं वही टैक्स कह रहा है, कोई फिगर चेंज नहीं है। ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी ऐड करनी है, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करनी है, ठीक है। टैक्सेस, एडवांस इनकम टैक्स पार्ट का हिस्सा नहीं बनाना, सेल टैक्स हिस्सा नहीं बनाना। डन होगी बात? एक एसी ऑन है, सांस तो वही टैक्स ने बंद की हुई ना। अच्छा जी यार, वो पीछे वाला भी चला दो, लेकिन उसने मेरे ऊपर ही आना है सीधा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि और कौन सा एसी है जो मुझे कम डिस्टर्ब करे। ये वाला कि कोई बच्चा है जिसका हाथ यहाँ जा सकता है? हाँ भाई हिम्मत करो। नहीं नहीं, आप तो बैठे सही जगह पे हो, शाबाश। हो गया हो गया, चलो मसला हल हो गया। अच्छा जी आगे चलेंगे। नाउ जी एक और बड़ी अहम बात हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग लीज्ड एसेट। लीज्ड एसेट का मसला है, ये अकाउंट्स में नॉर्मली कैपिटलाइज हुए होते हैं, ये नॉर्मली कैपिटलाइज हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं क्लास में हूँ, शुक्र है अल्लाह का, मैं क्लासेस में हूँ, ज़रा भी बताएं, कोई मैसेज दे दें। आ गया हाँ मैं हाँ जी, मैं शाम को आपको हैंड ओवर ही कर दूंगा ना, अब उसे दे आप उसे। एनओसी के लिए मैं भी जा रहा हूँ, 2 बजे पहुंचूंगा उधर। अच्छा जी अगर नॉर्मली कैपिटलाइज हुआ होगा तो कैपिटलाइज होने से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ गई होगी, तो आंखें बंद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो आंखें बंद करके डिसअलाउ करनी है ना। और फाइनेंशियल चार्जेस भी अगर डले हुए नज़र आ जाएं तो वो भी डिसअलाउ करते हैं, ठीक है। इसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, रेंटल अलाउ कर देना है, ठीक है ना। डिसअलाउ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, डिसअलाउ फाइनेंशियल चार्जेस और लीज रेंटल अलाउ कर दें। कब? जब वो कैपिटलाइज हुआ है। लीज एक्सपेंस क्या हुआ है? कैपिटलाइज हुआ है। असल में बगैर टेंशन में आए, बगैर डिप्रेशन में आए, सवाल की एडजस्टमेंट को ठीक समझना कि क्या हुआ है, एरर में खड़े हैं तो क्या एरर हुआ है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा आर्ट है। जब आप सवाल एग्जाम का करने लगे हैं तो आप क्या करते हैं, वहां जल्दी में पढ़ के वहीं गलती कर लेते हैं, तो वहीं जब गलती कर लेते हैं तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपको यहां सिखाया जा रहा है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है। अच्छा जी, अगर लीज टर्म खत्म होने वाले जगह से सवाल बने तो आपको पता है यहां एक एक्सेप्शन थी कि जो बार्गेन परचेज ऑप्शन है वो आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट बनेगी, ठीक है ना। और फिर आपने जाकर यहाँ ये मैंने सवाल सॉल्व किया हुआ, इसे इस वक्त नहीं हम टेकअप कर रहे, ठीक है ना, ये आपने ज़रूर घर जाकर कर लेना, या अभी हम कर ही लेते हैं। चले फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड, फाइनेंशियल चार्जेस 80,000 pertaining to a vehicle obtained on lease from a leasing company. The cost of vehicle was 1.3 million. Depreciation of 2,60,000 has been included in administrative and selling. Lease rental paid during the year. क्या करना है? आंखें बंद करनी है। सबसे पहले क्या करना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करनी है, फाइनेंशियल चार्जेस डिसअलाउ करने हैं, लीज रेंटल अलाउ करना, ठीक है ना। एग्जामिनर ने अपनी तरफ से बड़ा तीर चलाया है, लेकिन अगर आप ऐसे स्लाइड से डाटे को टेकअप करके चल रहे हो तो आप कहीं नहीं फंसोगे अल्लाह के हुक्म से। अब आपने क्योंकि पास पेपर के सवाल कर लिए हुए हैं तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने क्या कर रखा है, क्या अलग से काम कर रखा है। हर प्रोविज़न पे,
हाईएस्ट एग्जाम लेवल पर जाकर सवाल यहीं क्रिएट हुए हैं, ताकि आप चीजों को देख सको। फिर एक वो सेल प्रमोशनल एक्सपेंसेस का जिक्र आया था, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला। फिर इसके बाद जो बातें रेलिवेंट थी ना, वो थी एक वो डेप्रिसिएशन वाला। इतना हिस्सा मैंने आज आपको सेक्शन 21 वाला एरिया सारा रिवाइज करवा दिया। पढ़ा तो हमने सारा कुछ पहले भी हुआ है ना। अब हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम करने लगे हैं, क्योंकि अभी मैंने इस पूरा वीक आपको इधर रखना है। कल यहाँ से अगले वाला रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अगले वाला रिवाइज ना करने का ये मतलब तो नहीं है ना कि अभी हम सवाल नहीं कर सकते। भाई सवाल, कोर्स तो हमारा सारा ख़त्म है। तो यहाँ तक की पहली 55 स्लाइड मैंने आपसे दोबारा डिस्कस कर ली हैं, और हम चलते हैं अब कोई एक सवाल सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता भी चले कि यार ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ये कैसे बिल्कुल 100% मर्ज हुआ है, किससे, हमारे एग्ज़ाम के स्टाइल से और एग्ज़ाम के पैटर्न से। सवाल में जो जो एडजस्टमेंट आएंगी उन्हें हम साथ साथ वहाँ भी रिवाइज किया करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमारे सवाल शुरू होंगे। अच्छा, सवाल में यहीं पर मैं आपको लॉसेस की एडजस्टमेंट्स भी करवाऊंगा, ठीक है ना। लॉसेस को भी हम रिवाइज करेंगे कि लॉसेस को हमने कैसे लेकर चलना है। और यहीं हमने लॉसेस वाले क्वेश्चन का एक फॉर्मेट भी डिस्कस किया हुआ है, इसको भी हम दोबारा टेकअप करेंगे जब लॉस वाले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ना हमारे पास पेपर में, उन्हें हम जब करेंगे तो ज़रा इस अप्रोच को भी, सिस्टमेटिक अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने असल काम क्या करना है, 2025 से पीछे चलते चलते कोई 4-5 सालों के सारे सवाल अपने हाथों से दोबारा निकालने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आ जाए। एग्जामिनर ने एक थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है पिछली अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। और वो ट्विस्ट क्या लिया है एग्जामिनर ने, ये एग्जामिनर भी तो देखता रहता है ना कि क्या क्या चीज़ें टीचर्स ने पढ़ा दी हैं, फिर वो उनके मुताबिक आगे चलना शुरू करता है कि अच्छा ये तो नहीं बताई होगी ना, मैं ये बात पूछ लूँ ताकि नई बात लगे। ये स्लाइड देखें, यहाँ अभी हम पढ़कर गए हैं एरर ओमिशन। एरर ओमिशन बताने का एक तरीका और भी होता है कि एग्जामिनर ना आपको ये कहे कि यार ये रिटर्न तो हमने पहले, जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं ना, ऐड लेस का जो काम कर रहे हैं, ये आपसे ना करवाए, बल्कि आपको करके दे दे, और आपको कहे कि यार आपके जूनियर ने ये काम किया है, आप देख लो ठीक है या नहीं ठीक है, तो इसे ठीक कर दो। हाँ आएगी, अभी तो समझाई नहीं तो समझ कहाँ से आती, ठीक है ना। तो अब एग्जामिनर ने क्या किया, आपको एक शेड्यूल बनाकर दे दिया। देखें ज़रा, ये सवाल आया, वो कहता है केबी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ब्रांडेड फुटवेयर। KB tax return has been prepared by a newly appointed manager who has presented following computation along with supporting note for the year। वो कहता है ये उसने काम किया, उसने उठाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी है, बैड डेट एक्सपेंस को ऐसे किया है, बैड डेट रिटर्न ऑफ को ऐसे किया है, टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐसे किया, उसके मुताबिक टैक्सेबल इनकम 119.46 आ गई है। ये काम तो हम कर रहे थे, उसने आपको करके दे दिया। इसकी वजह से जो हमारे सवाल था ना, उसकी सिचुएशन, उस सवाल का चेहरा 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा कौन सा है, सवाल का एक हिस्सा है जहां पर आप एरर ढूंढ रहे हैं, कहां से, एडजस्टमेंट्स में से। एक आपने एरर ढूंढने हैं जो इस बच्चे ने वर्किंग करके दी है यहां से। अब 2 जगह एरर पड़े हुए हैं, बात समझ आई है ना। होना तो क्या था, हमें एडजस्टमेंट देनी थी उसने, अब उसने कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट में एरर बताने की बजाय उसकी वर्किंग में एडजस्टमेंट डाल दी, यहाँ एरर बता दी है। तो अब हम 2 जगह से एरर उठा के ठीक कर रहे हैं, और कोई चेंज नहीं आई है। बस पहले सारी एरर या ओमिशन हमें एडजस्टमेंट से मिलते थे,
अब कुछ एरर और ओमिशन कहां से मिलेंगे? इस बच्चे की वर्किंग से मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसकी वर्किंग में उसने कुछ हमें वर्किंग नोट भी बता रखे हैं कि ये नोट है। मसलन इसने एक नई बात कर दी, क्या लिखा हुआ है? बैड डेट एक्सपेंस, और नीचे लिखा हुआ बैड डेट रिटर्न ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ? असल में जब ऐसे बैड डेट एक्सपेंस लिखे हो ना, तो ये असल में क्या होते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन तो अलाउ नहीं है, इसीलिए उसने इसको डिसअलाउ करने की कोशिश की। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक्चुअल बैड डेट, ये अलाउ होते हैं, और ये हमारे उस 5 कॉलम वर्किंग से आते हैं हमारे तक, अगर डाटा गिवन हो तो, ठीक है ना। वो कहता है वैसे मैंने आपको इसका डाटा पॉइंट नंबर 2 में कुछ बताया है। सबसे पहली बात, कौन सा टैक्स ईयर है? जून 2000, कहां खड़े हैं? जून 2025 के टैक्स ईयर में खड़े हैं। अब ये एक उसने एक्स्ट्रा बात करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। इसके बाद नॉर्मल सवाल शुरू हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर टेकिंग अकाउंट द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग थिंग इंक्लूड की डेफिनेशन में चली गई। ये लाइन ये बता रही है, नंबर 1, 1.6 million पेड टू गोस एसोसिएट फॉर द परचेज ऑफ, दिस पेमेंट वॉज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ। अब पूरे सवाल में टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, टोटल सवाल में टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, तो क्या करूं फिर? ये वाला एरिया काम आएगा, क्या करें जी? जो परचेजेस गिवन है उसका 20% डिसअलाउ कर दें, लेकिन अगर मुझे साथ ही कहीं सवाल में टोटल परचेजेस मिल जाएं तो फिर ये वाला उसूल लगा दूंगा। डन होगी बात? अच्छा जी, आगे चलिए। ये उसी का बुलेट पॉइंट है, इसका मतलब है इंक्लूड वाली डेफिनेशन में ही पड़ा हुआ है। ₹8 million पेड एज डाउन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ ऑफिस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट, एड बैक कर दें, ठीक है ना, एड बैक कर दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट, ये पढ़ रहे थे हम कि अगर एक्सपेंस आउट हुआ है तो क्या करें? डिसअलाउ कर दें, और अगर वो कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो फिर उसके ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। ₹3 million पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years effective 1 July 2024, capital expenditure expense out on which depreciation is to be, amortization is to be charged। अब जरा गौर करो अपने आप से, ये एग्जाम आया था और ये स्लाइड आप पढ़कर गए हुए थे, तो कहां आपने फंसना था इसमें? प्रॉब्लम ये है, ये स्लाइड नहीं पढ़ के जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। पास पेपर आर जस्ट लाइक बेंचमार्क, कि आप उनको देखकर, वो डिफिकल्टी लेवल देखकर आप अपने सोर्स डॉक्यूमेंट पर आएं और आकर देखें कि यार अगर मैं ये समझ के गया हुआ हूं तो क्या मेरा ये सवाल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप थोड़ी सी, ये जो अब दिन है ना, जो अब हमने यहां से शुरू किया है इंशाल्लाह ताला, इसे 2-3 वीक अभी हम ऐसे ही रखेंगे, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, चीज़ें आपकी तैयार पड़ी हैं, सिर्फ उसे दम लगाना है। अब प्रिपरेशन का दम लगाना शुरू करेंगे और एक दम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसलिए टेंशन में आपने नहीं आना है। तो देखें उसने जनाब ये 3 बातें आपको बताई, चौथी भी बताई है। ₹6.8 million नेट ऑफ 15% विद होल्डिंग टैक्स रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट
receipt maintained with the, पहली बात है कहां पड़ी है ये, प्रॉफिट में, इसका मतलब है अदर इनकम में पड़ी होगी हमारे में। ये तो बिजनेस इनकम नहीं है, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6.8 मिलियन नहीं है, ग्रॉस अप होके जाना है। यहां से डिसअलाउ 6.8 मिलियन करेंगे, और जब अपने रेलिवेंट हेड में जाएगा तो वहां ग्रॉस अप कर लेंगे इसको, ऐसे ही होगा ना। और क्योंकि ये 5 मिलियन से बड़ी अमाउंट है ग्रॉस हुए बगैर ही, तो हमें नजर आ रहा है कि एनटीआर में जाएगी। 5 मिलियन से ऊपर वाले इंटरेस्ट इनकम कहां जाती है, एनटीआर में जाती है। डन हो गई। बड़े इस दफा के सवाल पे बच्चे जो थे वो जर्नल बच्चा है, क्या बहुत मुश्किल आया जी, बिजनेस इनकम का सवाल तो मरवा दिया जी, मर गए जी, कहाँ मर गए, अब देख लें, चेक कर लें। अब जाहिर है जो बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा, जो तैयारी करके नहीं जा रहा, जो हाथ से सॉल्व करके नहीं जा रहा, वो तो टेंशन में आएगा। मैं आपको कितने अरसे से अब रोज कह रहा हूं भाई इसको लिख कर देख लो, इसको लिख कर देख लो। एक बात और समझें, हमारे ना दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक हमारी ब्रेन में मेमोरी है, ब्रेन की जो मेमोरी होती है ना, अगर तो आप उसे रेपिटेशन से परमानेंट करें तो वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, कुछ नहीं, कभी नहीं भूलता आपको अगर आप रेपिटेशन में हैं तो। लेकिन ब्रेन की मेमोरी से बड़ी ज़्यादा पावरफुल मेमोरी मसल्स की मेमोरी होती है। हमारे मसल्स में भी मेमोरी सेव होती है, सिर्फ ब्रेन में नहीं मेमोरी सेव होती। मतलब आप फिल्मों में देखते हैं ना जी, एक्सीडेंट हो गया जी, उसकी याददाश्त चली गई, अब नहीं पता चल रहा है मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन ये नहीं हो रहा कि पानी पीने लगा तो कान में डाल रहा है, पानी वो मुंह में डाल रहा है। मसल वाली मेमोरी नहीं लॉस हुई है, खाना मुंह में डाल रहा है, खाना कान में नहीं डाल रहा कि जी मेमोरी चली गई, खाना कान में डाल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। ये दलील है इस बात की कि जो मसल्स की मेमोरी है ये बहुत ताकतवर होती है। जब आप लिख कर देखते हैं ना तो ये मसल की मेमोरी क्रिएट हो जाती है, फॉर्मेट आपके मसल की मेमोरी में चले जाते हैं। इसीलिए आप देखें बाद इंग्लिश के लफ्ज होंगे, आप लिखोगे तो ठीक स्पेलिंग लिखोगे, बोलोगे तो गलत बोलोगे, क्योंकि मसल की मेमोरी में वो याद सही है, लेकिन ब्रेन वाली मेमोरी में उसके स्पेलिंग अभी भी गलत है। लेकिन ये सारी दलीलें बेकार है ना जब आप अमल ना करो जाके। तो दलीलों का तो फायदा जब है ना जब आप उस पर अमल कर लो। अब जो बच्चे खुदा ना खास्ता घर जाके नहीं करेंगे तो फिर वो इस रिवीजन में आने का भी कोई फायदा नहीं है ना। फायदा तो जब है जब आप एतकाफ करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बार बार कह रहे हैं ना, यहां से जीरो से पढ़ना शुरू करो, लाओ आप पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ोगे तो फिर होगा ना। अच्छा जी आगे, ये चारों बातें क्लियर हैं? कहां पढ़ी थी? रिकॉर्डेड में पढ़ी थी। एक और आ गई, ₹1 million received at monetary award from provincial minister Mariam Nawaz social services during शादी ऑफ जुनेद सफदर। ठीक है ना, खाना खराब। अच्छा जी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कह रहा जी यहां से एक अवार्ड मिला है, तो ये भी कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लो जी, कहानी खत्म हुई। ये वाला जुमला इनफेक्टिव हो गया पॉइंट नंबर 2 में आकर, जो ऊपर लिखा हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। अब दोबारा से अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, और ये उसने पीछे लिंक किया हुआ है, पहले पिछली स्लाइड से इसे लिंक किया हुआ है। कह रहा था यार ये जो मैंने है ना 3.6 मिलियन जो मैंने क्या किया है, अलाउ किया है, प्रोविजन को डिसअलाउ किया है और ये अलाउ किया है, ये मैंने कैसे किया है, यानी उस न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर ने कैसे किया है। अब ये वो बात मुझे बता रहा है पॉइंट नंबर 2 में। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड्स एन एडवांस ऑफ 1.72 मिलियन टू अ सप्लायर हु बिकेम इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एडवांस टू सप्लायर, बैड डेट को अलाउ करने के लिए लिखा हुआ था कि प्रीवियसली इनकम में चार्ज हुआ, ठीक है ना, प्रीवियसली इनकम में चार्ज। जब आपने एडवांस दिया तो क्या एंट्री पास हुई?
एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट, इनकम तो कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब है ये वाले बैड डेट तो अलाउ नहीं होने ना, ये वाले बैड डेट तो अलाउ नहीं होने। ऐसे ही है। देखें जी, बैड डेट की वर्किंग याद है ना? ओके, चलिए जी। इसका मतलब है जो उसने एक्सपेंस निकाले हैं उसमें 7.2 भी शामिल है, तो कम से कम 7.2 तो हमें वहां से निकालना है। उसका एक एरर हमें यहां से पता चला, उधर को पढ़कर और इधर को। एक बात उसकी ठीक हमें पता चली है, जो उसने प्रोविजन डिसअलाउ कर रखी है। ठीक है, बोलो भी। टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड दी, कौन सी टैक्स डेप्रिसिएशन? जो उसने कैलकुलेट करके यहां जाकर दी हुई है ना, वो कहता है पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, वहां मैंने इसको फर्दर डिस्कस किया है। ₹4.5 million on second hand imported machinery acquired on 1st June 2000 at a cost of 3 million। 3 million का जरा लो 15%, 0.45, तो इनिशियल अलाउंस कहाँ है? इसका मतलब है कैलकुलेट ही गलत हुआ है। अब हम खुद उसको गेस कर रहे हैं। पहले 25% इनिशियल लेना चाहिए था, फिर WDV बनाकर उस पर टर्न हो गया। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन में से 0.45 मिलियन फिलहाल हमें डिसअलाउ कर लेना चाहिए, और फिर इसकी ठीक फिगर को लेकर आ जाएंगे। डन? अच्छा जी, अब हेडिंग क्या चल रही है? कुछ नहीं लिखा हुआ, हम हर लाइन अलग पढ़ कर देख रहे हैं। 0.78 मिलियन नहीं, ये के पीछे के साथ चल रही है। टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड में पड़ी है ये। 0.78 million on a car provided to CFO upon completion of 5-year useful life in June 2025. Car was sold to CFO at a book value of 2 million. Although its market value at the time was 5.5 million. Car has originally been purchased for 10 million. A new car costing 15 million was then provided to CFO as replacement. No tax depreciation has been provided in respect of, कहता नई गाड़ी की तो हमने डेप्रिसिएशन ली नहीं है, पुराने वाले की हमने 0.75 मिलियन डेप्रिसिएशन ली हुई है टैक्स में। इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, यहां भी तो नहीं कोई चंद चढ़ा हुआ। सबसे बड़ा चंद तो चढ़ा हुआ है, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। फिर अगला चंद क्या चढ़ा हुआ है? हमने CFO को सेल कर दी है 2 मिलियन की, तो गेन निकालना है। ठीक है ना, गेन कैलकुलेट होना है इसका। इसका मतलब है ये वाली प्रोविजंस अभी हमें देखने की जरूरत है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड अबव ड्यू टू पुअर फुटफॉल एंड sustained loss, KB permanently closed one of its retail outlet during at the time of closure, the outlet has unpaid rent of 2.8 million covering the final 3 months of tenancy. अब पेएबल आ रहा है, इसका मतलब है खर्चे में डल गया तो तभी आ रहा है ना। In October 2024, the landlord acknowledged the long-term tenancy relationship and financial difficulties leading to closure, voluntarily waive outstanding rent and confirm that no further claim। आपको पता है कोई अनपेड अमाउंट में से कोई वेव हो जाए तो हम उसको डिसअलाउ कर देते हैं, ऐसे ही है ना। अब ये 2.8 मिलियन पहले एक्सपेंस में गया हुआ है, इसको क्या कर देते हैं? डिसअलाउ कर देते हैं। कहता है जनाब अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर प्रिपेयर रिवाइज कंप्यूटेशन ऑफ केबीज टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। अब जरा गौर करो, हमने अपने आप से पूछना भाई सवाल शुरू कहां से करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है। अगर मैं सवाल यहां से शुरू कर रहा हूं
तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के जो चीजें इसमें शामिल हैं मुझे वो ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें ये सारे मसाइल गए हुए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं सवाल से उठाऊं और उसमें 1 2 3 4 5 बातें पहले ये वाली एडजस्टमेंट डाल, ऐसे ही है। अच्छा जी, चलिए जी देखते हैं जनाब। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है जनाब? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125.35। अब हम आ गए 1 बाई 1 एडजस्टमेंट पर। 1 बाई 1 एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट नंबर 1, 1.5 million paid to Ghosh Associate for purchase of raw material. This payment was made without deduction of applicable withholding tax. फौरन दिमाग ने कहा कि कहीं टोटल परचेजेस गिवन है या अब हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है, टोटल परचेजेस कहीं गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया? परचेजेस का 20% डिसअलाउ कर दिया। 1.6 मिलियन का 20% डिसअलाउ कर दिया। डन होगी बात? अच्छा जी, आगे चलिए जी, और क्या कह रहा है? 8 million पेड एज डाउन पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस स्पेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने का? 8 million का, डिसअलाउ कर दिया। डन होगी बात? ओके जी, आगे क्या कह रहा है जी? 3 million पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनटेंजिबल एसेट खरीदा गया है और एक्सपेंस आउट कर दिया गया है, तो पहले तो इसे यहां से उठाकर कैपिटलाइज करना है, यानी इस अमाउंट को डिसअलाउ करना है। कितनी अमाउंट आ रही है? 3 million, डिसअलाउ कर दिया। और क्या आ गया जी? 6.8 million रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, इसको उठा के यहां से निकाला और फिर अप्रोप्रिएट हेड में बाद में ले जाएंगे। यहां ग्रॉसअप नहीं किया, यहां तो 6.8 मिलियन ही लिया है। अच्छा जी, ₹1 million रिसीव्ड एट मॉनेटरी अवार्ड, ये भी उठाकर माइनस कर। डन होगी ना बात? इसके अलावा कुछ बातें हमने, क्योंकि हमने सवाल कहां से शुरू किया है? प्रॉफिट बिफोर, तो अगर इनमें से कोई बात उसने ठीक की हुई है तो वो भी तो उठानी है ना हमने वहां पर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 35 मिलियन की है और उसके बारे में कोई आगे हमें कोई गलती बताई गई? अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बताई गई है, तो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को भी उठाकर डिसअलाउ कर दिया। ये देखें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। बैड डेट की प्रोविजन उसने डिसअलाउ की हुई है, ठीक की हुई है, लेकिन हमें तो दोबारा करनी है ना, क्योंकि हम शुरू यहां से कर रहे हैं। ये बात फॉलो कर रहे हो? अच्छा जी, फिर एक उसने बैड डेट का एक्सपेंस डाला है 3.6 जो कि ठीक था, लेकिन 1.72 वो वाले बैड डेट हैं जो इसके अलाउ नहीं होने थे, वो हमने माइनस कर दिए। उसने हमारे से बैड डेट की वर्किंग नहीं करवाई इस सवाल में, ठीक है ना? बैड डेट की वर्किंग नहीं करवाई, उसने वर्किंग खुद ही करके दी। सिर्फ वर्किंग के अंदर एक बात डाली कि यार ये हमने एडवांस पे किया था, एडवांस पे किया था तो उस वक्त इनकम तो नहीं क्रेडिट हुई, तो ये वाला बैड डेट तो अलाउ नहीं। बैड डेट की 3-4 शर्तें थी ना, उसमें पहली शर्त ही थी हैज बीन प्रीवियसली चार्ज टू इनकम, नॉट प्रीवियसली चार्ज टू इनकम। डन हो गई बात? और फिर ये अगली सारी एडजस्टमेंट हमारी यहां तक की रिकंसाइल हो गई है बात। अच्छा जी, और आगे क्या आ रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ कार। अब कार की बात कर आते हैं। गाड़ी की वर्किंग, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कार।
पहली बात है, गाड़ी थी कौन सी? गाड़ी कहाँ जिक्र आ रहा था? आगे आ रहा था। पहली बात है, गाड़ी कौन सी थी? हाँ, और हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर तो है ही है। हैज बीन परचेज फॉर 10 मिलियन, 7.5 मिलियन से अबव वाली रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू वाली गाड़ी थी। जब रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू वाली गाड़ी आ जाए तो सेल प्रोसीड को भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। ये बात याद है कि नहीं है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर ड्यूरिंग द लाइफ 7.5 मिलियन पर लेकर चलते हो। जब सेल करते हो तो सेल प्रोसीड को भी रिस्ट्रिक्टेड करते हो। ऐसे ही पड़ा हुआ है कि नहीं? डन। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने सेल प्रोसीड, उसने कहा 2 मिलियन की सेल की है, पहले तो उसे 7.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन, सेल प्रोसीड को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 1.5 मिलियन। ठीक है ना? अब गाड़ी खरीदी थी हमने, कितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए? 4 साल। सर ये कहां से पता चल रहा है? जरा गौर करते हैं। गाड़ी कब खरीदी थी? हाँ, 5 ईयर, 5वें साल हमने गाड़ी ट्रांसफर की है। 5वां साल तो ये है, ये तो ईयर ऑफ डिस्पोजल बन गया। इसका मतलब है 4 साल गाड़ी इस्तेमाल हुई है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। अब 4 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी बची? यहां टैक्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है आपने। आपने जितने की गाड़ी ली है उसको 0.85 या 85% की रेस टू पावर उतने साल ही लिख दो जितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बार बार माइनस कर करके कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्टली रेस टू पावर से चले जाना है। ये बुक वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट। बात समझ आई है? कोई बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनर के पास भी टैक्स मैट्रिक्स पहुंच गया हुआ, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना? 7.5 इंटू 85 रेस टू पावर 4, ये वर्किंग ही तो है। इसका अकाउंटिंग में इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको वहां वर्किंग की रिक्वायरमेंट ना हो तो। ठीक है ना? अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वाले बताएंगे, हम टैक्स वाले तो और तरह के लोग हैं। अच्छा जी, बात समझ आ रही कि नहीं भाई? कितनी बुक वैल्यू? 3.92। कहां से बुक वैल्यू निकाली है? रिस्ट्रिक्टेड से। रिस्ट्रिक्टेड से अब इसे प्रोसीड से कंपेयर किया तो हमें लॉस हो रहा है डिस्पोजल पर 2.42। ठीक है ना? लॉस हो रहा है 2.42 का। जबकि हमने क्या किया हुआ अकाउंट्स में? हमने क्या किया हुआ अकाउंट्स में? देखें जरा, लॉस जो हो रहा है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, और जो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी कितनी? हाँ, 0.78, वो हमने डिसअलाउ कर दी। ठीक है ना? वो हमने डिसअलाउ कर दी। नहीं, मार्केट का नहीं लगेगा वैसे, अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा काम ये। ठीक है ना? मार्केट वैल्यू का नहीं लगा। जब आपने एम्प्लॉय को गाड़ी दी होती है तो एम्प्लॉय को आप कैसे कर रहे होते हैं? इसीलिए तो आप, क्योंकि उधर एम्प्लॉय में भी तो ऐड हो गई हुई ना चीज़ें, तो वो जिस वैल्यू पर आ रही होगी उसी वैल्यू पर आपने इसको लेना है। फिर हमने एक उधर उसको अमोर्टाइजेशन वाला हमने डिसअलाउ कर दिया था उसको, सॉफ्टवेयर को, तो उसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लेनी है। अब एक नई गाड़ी हमने खरीद के दिया उसे, वो भी 10 मिलियन से अबव वाली गाड़ी है, उसको भी 7.5 पे रिस्ट्रिक्ट किया और फिर उसका 15% ले लिया। डन हो गई बात? और एक टैक्स डेप्रिसिएशन हमें कहां से मिल रही है?
टैक्स डेप्रिसिएशन कहाँ से मिल रही है? 42 मिलियन। लेकिन इसकी वर्किंग 3 में क्या लिखा हुआ था? जरा वर्किंग 3 में क्या लिखा हुआ था? टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड दी फॉलोइंग। तो जो इंक्लूड हो रहा है उसकी हमने एडजस्टमेंट डाल दी है, और फिर इसकी भी एडजस्टमेंट उठा के डाल देंगे तो सारा काम सीधा हो जाएगा। बात समझ आई है कि नहीं? क्योंकि हमने 42 उठा लिया ना, तो 42 तो ठीक नहीं है, तो जो ठीक है वो नीचे ठीक हो रहे हैं, इसलिए वो 42 ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा हम आपको होता है ना, नंबर गेन करने के लिए हम कह रहे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास, हम एग्जामिनर की ज़िंदगी को भी थोड़ा सा सहूलत करते हैं। एग्जामिनर के पास ना स्टेप्स के मार्क्स लिखे हुए हैं कि यार इसने ओल्ड कार की डेप्रिसिएशन सही ले ली है, नई कार की सही ले ली है, अमोर्टाइजेशन सही ले ली है, तो इस तरह उसको मार्किंग करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा बेटर अप्रोच यही है, ठीक है ना, अगरचे वो भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड हैंड मशीन के ऊपर उसने जो डेप्रिसिएशन डाली थी उसका रिवर्सल डाला, और फिर उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस डाला, फिर उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन डाली। ठीक है ना? अब देखो उसने आपको डेप्रिसिएशन में अच्छा खासा घुमा लिया है। अब उसकी तसल्ली होगी, उसने काफ़ी बच्चे को घुमा लिया है, इसीलिए उसने डाउटफुल डेट्स में आपको डिटेल कोई नहीं दी और कहीं कुछ नहीं दिया। सिर्फ अगर हम गौर करें तो इस सवाल में सिवाय डेप्रिसिएशन के वो और कहीं ज़्यादा की लंबी चौड़ी गेम नहीं उसने डाली। बाकी चीज़ें पूछ तो रहा है, ज़ाहिर सवाल उसने पूरा करना है, लेकिन बाकी चीज़ें अपने बेसिक लेवल पर आ रही। अच्छा जी, अब आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कार। ये हमने कैलकुलेट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक मॉनिटरी अवार्ड रिसीव फ्रॉम प्रोविंशियल मिनिस्टर, और एक ग्रॉसअप करके, क्योंकि 5 मिलियन हो गया है तो एनटीआर में चला गया, तो 1 और 8 ये 9 मिलियन हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गई। डन हो गई बात? अच्छा जी, अब वापस आते हैं दोबारा। अब हम फॉर्मेट के ऊपर, फेस ऑफ द आंसर के ऊपर आ गए। बंदे का नाम लिखा, रिवाइज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल फॉर द ईयर लिख दिया। सबसे पहले आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब क्योंकि मल्टीपल हेड हो गए हैं तो हमेशा वर्किंग नोट में जाकर हमने कैलकुलेशन की। बिजनेस की इनकम आ गई 1.2349, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 9 मिलियन, टोटल आ गया 132.49। टैक्सेबल इनकम भी इतनी है क्योंकि कोई और स्ट्रेट डिडक्शन गिवन नहीं है, कोई ज़कात गिवन नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ गिवन नहीं है, ना कोई टैक्स क्रेडिट का जिक्र हो रहा। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, खत्म हो गई कहानी। लेकिन जब ये सारा काम आपने कर लिया तो एक कहानी सुनना बड़ी ज़रूरी है जो कि एग्जामिनर सुना रहा है। कह रहा है डिसअलाउंस रिलेटिंग टू पेमेंट मेड टू गोस एसोसिएट फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड। Capital expenditure of 8 million on new office space and 3 million on software was not added back to profit before tax. अब देखिए कितनी बेसिक बच्चा गलतियां कर रहा है। इंटरेस्ट, मॉनिटरी अवार्ड, बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट एडवांस टू सप्लायर वर आल्सो कंसिडर्ड एज, यानी सारे ही उठा के उसने इनएडमिसिबल कर दिए। ये चीज़ भूल गया बच्चा उस एग्जाम टेंशन में बैठकर कि ये तो प्रीवियसली नॉट चार्ज टू इनकम है। अनपेड रेंट वेव्ड ऑफ वाज इनकरेक्टली क्लासिफाइड अंडर इनकम फ्रॉम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं, जिस हेड की इनकम लाइबिलिटी है उसी हेड में जाती है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक्सपेंस में किया हुआ है, तो रिवर्सल भी कहाँ डलना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही डलना है, ठीक है ना। रिवर्सल भी कहाँ डलना है? इनकम फ्रॉम। कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर व्हीकल वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 7 पॉइंट, कहता बच्चे तो ये भूल ही गया बीच में से 7.5 वालों को।
जाहिर है जब भूल गया तो यकीनन उसने इनिशियल अलाउंस भी ठोक दिया होगा, फिर ये आगे यही लिखा हुआ उसने, इनिशियल अलाउंस वाज इनकरेक्टली क्लेम्ड ऑन इट। क्योंकि अगर उसे ये क्लिक हो जाता कि ये 7.5 मिलियन पे जाना है, तो फिर ये भी क्लिक हो जाना था कि इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस हमें नहीं मिल रहा। नाउ ये 16 नंबर का सवाल आया हुआ था। कितने परसेंट पास है? 27% बच्चा पास हुआ। ये वही बच्चा है जो मसल मेमोरी के बगैर पहुंचा हुआ है, जो लिख के नहीं देख रहा, जिसने अपने कलम से वो नहीं गुजारे। एक बच्चा पिछली हाँ बल्कि यही वाला बच्चा जिसने पिछली दफ़ा 40-45 दिन में किया ना, इसने एक बड़ा अच्छा जुमला अपनी पॉडकास्ट में बोला था, मुझे वो आपकी याद आ गया। कहता सर जब तक कलम के नीचे से ना अल्फाज गुजरें, जब तक नहीं याद होते। ठीक है ना, ये बड़ा प्यारा जुमला उसने पॉडकास्ट में बोला कि सर जब तक कलम से नहीं ना गुजरें तो जब तक नहीं अल्फाज याद होते। इसलिए बेटा आप सॉल्व करें। ये वही बच्चे हैं, 27% पास हुए तो कितने परसेंट फेल हुए? 73%। ये वही बच्चे हैं जो ये सोच रहे थे हो जाएगा मैं कर लूंगा। सर मेरे लिए थोड़े कह रहे हैं कि घर जाके कर लो। एक आप ईमानदारी से सोचें, ये 16 नंबर का सवाल है। कोई बच्चा थोड़ा बहुत कहीं फंस भी गया होगा, लेकिन इन 16 में से 8 नहीं आएंगे, 8 हर हालत में आ जाते, 10, 11, 12 नंबर आराम से आ जाते अगर बच्चा परफॉर्म करता रहता, आगे चलता और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। लेकिन क्योंकि घर जाके आप सवाल नहीं सॉल्व करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डन हो गई बात जी? अच्छा जी, ये अब आपके जिम्मे घर का काम क्या है? एक तो जो हमने पहली 40-50 स्लाइड्स रिवाइज की हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, और फिर एक सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया, इसे आपने दोबारा जाके करना है, और एक सवाल ताकि मार्च 25 हमारा कंप्लीट हो जाए, ईयर 25 हमारा कंप्लीट हो जाए, ये वाला सवाल आपने दोबारा करना है। सादा सवाल है, आप इसे करते हुए आएंगे। मैं इसमें एक बात आपको समझा के भेज रहा हूँ, सिर्फ ये हमने किया हुआ है क्लासेस में, पहले डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, आपने रिपीट करना है, आप सबने किया हुआ है, ठीक है ना। ये एओपी का सवाल था, एक सादा आसान एओपी का सवाल था, लेकिन एग्जामिनर ने उसी तरह हमें कुछ चीजें दे दी, उसी तरह हमें कुछ बातें बता दी। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड रॉ मटेरियल वर्थ 2 पॉइंट फ्रॉम विच नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड। पहला सवाल फिर अपने आप से पूछने की जरूरत है कि टोटल परचेजेस गिवन है कि नहीं है, नहीं है तो फिर इसका 20% डिसअलाउ कर देते हैं। अगर टोटल परचेजेस गिवन होती तो फिर हम उस तरह लेकर चल रहे होते। अभी कल आएंगे तो टोटल परचेजेस जिस सवाल में गिवन है वो वाला सवाल भी नजर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, फिर उसने यहाँ ना सैलरी का वही पेमेंट टू एम्प्लॉइज वाला वो पार्टनर वाला आ गया। फिर उसने इस स्लाइड ने आकर ये बात कहीं नहीं लिखी होती थी, इस स्लाइड ने आकर एक अच्छा काम ये किया कि इसने आके बताया कि हाँ यार हमने जैसे काम कर रखा था वो बहुत बेहतर था। ठीक है, क्या मतलब? अगर एओपी है तो फिर देखने की ज़रूरत है कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ करने हैं और कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करने हैं। डन होगी बात? ओके, जैसे कि ये देखें, ये लिस्ट बनी हुई थी ना, यही बात एग्जामिनर यहां आपसे पूछ रहा था। उसने कहा जी एक हमने सैलरी पे की है, एक हमने रेंट पे किया है, पे टू अदीब फॉर लेटिंग आउट हिज बंगलो एट अ कंसेशनल रेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट इज। अब बड़ी अहम बात, आपने अपने पार्टनर को जो पे किया है वही अलाउ होगा, लेकिन जब पार्टनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन होगी तो वहां विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। ठीक है ना।
अब ये बिल्कुल एक सादा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा कुमन केरी इसके अंदर नहीं है, ना बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन सिर्फ 26% बच्चा फिर पास हुआ है, क्योंकि ये बच्चा भी यही सोच रहा था हो जाएगा, सवाल तो मैं कर ही लूँगा, कोई मसला नहीं है। इसने अपने हाथ से नहीं गुजारे हुए सवाल। ये सवाल तो ख़ास तौर पर चीख चीख के कह रहा था कि इसमें तो फेल होने वाली बात ही कोई नहीं थी, लेकिन यहाँ भी बच्चा यहाँ खड़ा। अच्छा जी, देखिए ज़रा इस सवाल में आपने करना क्या है, मोटी मोटी बात ज़रा हम देख लें। एक तो यहाँ से हमारे पास एओपी की इनकम आ गई ना। अब क्योंकि उसने उनकी भी रिटर्न्स मांगी हुई हैं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ गया शेयर फ्रॉम एओपी। ये हमने पहले शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट किया, सैलरी की जगह सैलरी डाल दी, कमीशन की जगह कमीशन डाल दिया, इन दोनों का टोटल करके ये टोटल इनकम आ रही थी, इसमें से ये दो माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर है, और इसको 25 और 75 जो उनकी रेशो थी उस पर डिवाइड कर दिया। फिर टोटल लगाया, इस रुख टोटल लगाया। मंजूर को टोटल कितने एओपी से मिले हैं 3035, और अदीब को, अब क्योंकि उसने मांगा ही उसकी पार्टनर की भी रिटर्न मांगी हुई है, तो ज़रा गौर करो अब क्या हुआ। अदीब की रिटर्न चल रही है, अदीब की अपनी प्रॉपर्टी इनकम 2 मिलियन थी, उसका 1/5 रिपेयर चला गया, और तो कोई डाटा गिवन नहीं है, लेकिन रिपेयर तो आना ही आना है, बाकी 16 लाख बच गया। ठीक है ना, ये इनकम आ गई। फिर कैपिटल गेन अदीब का एक आ रहा है 300 का, सीधा सीधा कोई इशू नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा किया तो अदीब की इनकम एओपी के शेयर के बगैर 1.9 मिलियन आ रही है। क्योंकि अदीब हैज सम अदर सोर्स एज वेल, तो हमने अदीब का शेयर वो जो वहां वर्किंग 3 में आ रहा था 6545, ये ऐड करके अदीब की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एओपी शेयर निकाल ली 8000। इसके ऊपर अदीब क्या टैक्स किया, जब टैक्स किया तो टैक्स बन गया 2890। तो भाई तुम्हें रिवीजन क्लास में भी चुप कराना पड़ेगा, 2890। अब पे कितना करना है। अब यहां से हमने कैलकुलेशन सीखी है कि हम डायरेक्टली पेएबल निकाल लेंगे। कैसे, एवरेज रेट निकालेंगे, 2890 डिवाइडेड बाय 8445, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनकम अदर देन एओपी, तो डायरेक्ट पेएबल निकल आएगा। बात समझ आ रही ना। वो जो अभी मैं कह रहा था कि जब एओपी आ जाए तो क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एक ये रिक्वायरमेंट है, अब इसे हाथ से गुजार लें जाके। एक शेयर फ्रॉम एओपी की रिक्वायरमेंट है कि ये 6545 कहां से आया। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अदीब की सैलरी को डिसअलाउ करना है, आपने फलां चीज, ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बच्चे को समझ आई गई हुई है। तो एओपी के मसाइल, शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना। अच्छा, बाद दफ़ा एग्जामिनर ना आपको खाली डरा कर आगे चला जाता है, भाई हम पीछे जा रहे हैं ना, तो बाद दफ़ा आएगा एओपी का सवाल आएगा और वो पार्टनर की रिटर्न मांगेगा ही नहीं, तो फिर तो ये वाले मसाइल आए ही नहीं। ठीक है ना, फिर तो सिर्फ बेसिक लेवल पर मसाइल आए कि आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए थी कि एओपी में ये 4 चीज़ें डिसअलाउ करनी हैं, फिर तो कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है ना, रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि जो इधर उधर हैं इन्हें उठाकर समराइज कर लो, कोऑर्डिनेटेड चीज़ों के अंदर आपका दिमाग अब काम कर रहा हो। एनटीआर की अगर इनकम होगी तो नहीं, एनटीआर की इनकम नहीं जाएगी बीच में। एनटीआर तो हम पहले उधर ही टैक्स लाइबिलिटी में ही नहीं आई ना। अपने आप को ऐसे समझाओ, हमने एवरेज रेट निकालकर उसको कर रहे हो ना मल्टीप्लाई। एवरेज रेट किसका निकालते हैं हमेशा, एनटीआर का निकालते हैं, एफटीआर का नहीं निकालते। ठीक है ना, अगर एओपी की सारी इनकम एफटीआर में हो
मैं वही कहने लगा, सुनो जुमला, अगर एफटीआर एओपी की सारी इनकम एफटीआर में है तो बस पार्टनर का रेट पर्पस के लिए भी ऐड नहीं होना। एफटीआर का मतलब क्या है? फाइनल टैक्स जी। अब इसकी कोई टैक्सेशन नहीं है, रेट पर्पस के लिए भी नहीं है। ये सारे मसले किसके साथ हैं? एनटीआर के साथ है, ठीक है ना। एफटीआर की इनकम है, इस पे ना कोई टैक्स क्रेडिट मिलना, ना कोई स्ट्रेट डिडक्शन मिलनी, कुछ नहीं मिलना। बात समझ आई है भाई? अगर तो ये 2 सवाल आज आप कर पाओ तो फिर कल आ जाना, और अगर खुदा ना खास्ता आपसे ये सवाल नहीं हुए या आपने टाइम नहीं दिया, फिर खाली इस क्लास में आने का कोई फ़ायदा नहीं होना। मतलब इस क्लास में से हम फ़ायदा जब उठा पाएंगे कि जो कुछ हम यहाँ पढ़ें ये आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हो, ठीक है ना। ये 15 दिन 20 दिन आपने ऐसे गुजार लिए, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, हमने उनको कोऑर्डिनेट कर देना है। आपके हाथ से चीज़ें गुजर गई तो आप 100% पास हो जाओगे। लेकिन अगर हाथ से नहीं गुजरी और आपने कहा देख लिया मुझे समझ आ गया, हो ही जाएगा, करते करते 27% बच्चे पास हो रहे हैं। डन होगी बात? कुछ फायदा हुआ है? हुआ है? कोई होप क्रिएट होती है? कोई लगता है कि अभी गेम हम हारे नहीं हैं? 100% नहीं हारे हैं। यकीन जाने सारी गेम आपके हाथ में है। अगर ये 40 दिन आप वैसे गुजार लें जैसे मैं कह रहा हूँ तो आप 100% पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे। लेकिन जाहिर है अब ज़रा एफर्ट लगाने का टाइम है, अब ज़रा काम करने का टाइम है। अब वो आधा घंटा और घंटे वाली बात तो नहीं है। तकरीबन हमें हो गया जी 1 घंटा और 10 मिनट, हम बीच की अपनी गप्पें माइनस कर दें तो 1 घंटा। 1 घंटे की टीचिंग का मतलब है अगर आप इन दोनों सवालों को घर जाके करेंगे ना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा आपका। चलो आपने पिछली स्लाइड भी रिवाइज की, मैं कहता हूँ 1.5 घंटा लगेगा। आज क्या तारीख है? 90। अगर 19 जनवरी को बैठा हुआ बच्चा भी 1.5 घंटा घर जाके 2 घंटे घर जाके नहीं देना चाहता तो फिर तो वो गलत ट्रेन में बैठा हुआ ना, फिर तो वो गलत उम्मीद लगा रहा है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, मैंने कई क्लासेस में बात की है, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। अगर आपको खौफ बेचने वालों ने आपके दिमाग में खौफ नहीं डाल दिया हुआ ना तो आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह ने इस मशीन को कितना सुपीरियर बना रखा है। हम 1 नैनो सेकंड में कहीं से कहीं चले जाते हैं, ठीक है ना। मैंने भी पिछले दिनों क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि आप रोड पर जा रहे हो 120 की स्पीड पर और अचानक आगे कोई बच्चा आ गया है। अब आपकी डिसीजन खुदा का मुझे क्यों अशरफुल मखलूक़ात कह रहा है, इस चीज़ से ही समझ आ जाती है हमें कि एकदम से मेरी आंख उस बच्चे को देखेगी, मेरी आंख हर चीज़ उल्टा देखती है, मेरा ब्रेन उसे सीधा करके बताएगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा, बताएगा इंसान का बच्चा आगे आ गया, ज़िंदगी मौत का मसला पड़ गया है। अब मेरे ब्रेन में जो 85-86 अरब न्यूरॉन्स हैं वो एकदम से हरकत में आएंगे और मेरे हाथ खुद ब खुद ही हैंडल को, स्टीयरिंग को ज़ोर से पकड़ लेंगे। मैं बाई पोस्चर थोड़ा अपने आप को पीछे फोर्स कर चुका हूँगा, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँगा, उसी वक्त मेरे दिमाग में ये भी होगा मेरी गाड़ी स्लिप ना हो जाए, पीछे वाली गाड़ी मुझे हिट ना कर दे, और ये सारी डिसीजन मेकिंग 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में हो जाएगी। ये आप हो। अगर खौफ बेचने वाले आपके दिमाग में खौफ नहीं डाल गए तो आप इतनी सुपीरियर प्रोडक्ट हो। 86 अरब न्यूरॉन मेरी पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को एक्टिवेट होने में 1/4 सेकंड लगे, और ये वाला इंसान डर रहा है एआई से, टैक्स के पेपर से, फलां से, दिमाग से, क्योंकि खौफ बेचने वाले आपके दिमाग में खौफ डाल गए। 40 दिन में कोई पेपर पास नहीं होगा, अल्लाह के बंदो फिर कब पास होगा? इतना R1 में पढ़ाता नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे से वो वाला पूछें, ठीक है ना। R1 में क्योंकि पढ़ाता नहीं, कोई भी पेपर, यस ऐसे ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपके दिमाग में खौफ नहीं है, चलें ऑडिट आप एक बड़ा पेपर समझते हैं ना, ठीक है, ऑडिट तो मैं शायद अगली अटेम्प्ट में पढ़ा ही रहूँगा ना, ठीक है ना। एंड आई विल चैलेंज यू कि आप इतनी देर में पेपर पास करेंगे।
आप इतनी देर में पेपर पास। मैंने सारी जिंदगी सीएमए पढ़ाया हुआ है। मेरी सारी जिंदगी कॉस्ट पढ़ाते गुजरी है। मैं अब यहाँ क्योंकि राइज में ज़रा कॉस्ट के टीचर अवेलेबल थे, सब कुछ था, तो मैं फ्रंट पे आपको नज़र नहीं आ रहा। सीएमए को लोग ऐसे ही समझते हैं बहुत बड़ा पेपर है। मैं कहता हूँ आए 40 दिन में। हाँ, मेरा चैलेंज है, अगर बच्चा 40 दिन में पास नहीं होता तो या मुझे टीचिंग छोड़ देनी चाहिए या उस बच्चे को आइंदा जाहिद कवि की क्लास में नहीं बैठना चाहिए। मेरा चैलेंज है, जो मर्जी सब्जेक्ट है। ज़रूरत इस बात की है कि टीचर अपने कंटेंट को, पहली कंडीशन खुद तैयार करें। जब आप अपने कंटेंट को रिविजिट करते हैं ना, दोबारा रिविजिट करते हैं, अभी इन्हीं स्लाइड से हमने पढ़ा हुआ है ना, लेकिन इन्हीं स्लाइड पर आज आपको कोई चेंज नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वजह हैं जिसकी वजह से जाहिद कवि ऐसे वीडियो के अंदर बैठ के दावे कर रहा होता है। बिकॉज अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसकी ज़ात की सिर्फ नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, जितना मैं अपने कंटेंट को तैयार करता हूँ कोई तैयार नहीं कर सकता। मुझे इश्क है अपनी इन चीज़ों से। मैं इसलिए नहीं मैंने आपको पढ़ाना है और ये करना है, बस एक इंसान को नशा होता है एक चीज़ का। मेरा नशा है इस चीज़ का कि मैंने चीज़ को समराइज़ कैसे करना है। यहाँ टीचर अपने कंटेंट को रिविजिट ही नहीं करते। एक ही किताब के अंदर टीचर से हाथ के लिखे हुए भी चीज़ें हैं और वो प्रिंट होके भी आ गई हैं, वो भी हैं। टीचर की पैदाइश से पहले वाले सवाल भी हैं। आपकी पैदाइश से पहले वाले तो सारे ही हैं ना। वो अल्लाह के बंदो, उस किताब को कभी रिविजिट ही कर लो यार। क्यों बच्चे के ऊपर बोझ लादी जा रहे हैं। सर, आप सीएमए पढ़ाया ना, सर जब बच्चा 40 डेज में पेपर पास कर सकता है, तो ये लॉन्ग बैच और नॉर्मल बैच क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि नॉर्मल बच्चा ना, देखिए यूके का एक मैं आपको एक तरीका बता दूं, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन आज भी हम किसे कहते हैं? हमें बताता हूँ ना, ICW को ही हम मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन आज भी कहते हैं ना अपनी अकाउंटेंसी की। उसमें ICW में जब बच्चा CA कर रहा होता था ना, तो ये अल्लाह का ऐसा एक को इंस्टेंस में आपको समझाता हूँ। CA करने वाले बच्चे को 40 दिन छुट्टियां मिलती हैं वहां पर, ठीक है? और 40 दिन पहले ही जो हमारे ये बड़े बड़े इंटरनेशनल है ना, पहले होते थे, अब आजकल पता नहीं उनका क्या नाम है, एक AFT कॉलेज होता था, ठीक है? इनमें एग्जैक्ट 40 दिन पहले ही क्लास शुरू होती थी। बच्चे को आर्टिकल से छुट्टियां मिल गई, अब उसके पास 40 दिन है, अब क्लासेस शुरू हुई हैं। हाँ, क्लासेस थोड़ी प्रोलॉन्ग हो रही हैं क्योंकि फाइनल की बातें हो रही है ना ज़रा। और वो बच्चे को कहते थे यार सुबह आ जाओ 9 बजे, शाम 5 बजे तक हम बैठ के पढ़ेंगे, सारी प्रैक्टिस सब कुछ यहीं करेंगे। और इसी 40 दिन में ICW के मेंबर पेपर पास करते थे। अब भी करते हैं। अब क्योंकि एजुकेशन एक कारोबार है, एजुकेशन एक बाकी के मामलात हैं, बच्चे उस तरह नहीं पढ़ना चाहते, तो अब आहिस्ता ये सब कुछ होना शुरू हो गया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि चलो यार सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिरी 40 दिन में एक एतकाफ़ कर लिया करें बैठ कर, सारा कुछ छोड़ें एक दिन 40 दिन के लिए। जैसा आपने पढ़ रखा है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आइंदा आप आखिरी 40 दिनों में पढ़ें, नहीं, जैसा पढ़ रखा है उसको छोड़ के अब इस हिम्मत और हौसले के साथ आ जाएं कि 40 दिन में सारा काम हो जाए। इस वक्त अगर आप CA के बच्चों को देखेंगे ना, वो हार मान चुके हुए हैं, उन्हें लग रहा है यार ये पेपर अब नहीं होना, अब तो गए दिन। हम कह रहे हैं आप यहाँ से शुरू कर लें, आप यहाँ शुरू करें, आएँ बैठें और देखें, आपके सामने तमाशा होगा इंशाअल्लाह ताला। आपके क्लास फेलोज यहाँ से पास होते नजर आएंगे। और ऐसे मैं तो आपको कहा था कि कोई ऐसे 4-5 बच्चे ढूंढ के लाएं जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट शुरू ना किया हो, वो मेरे स्मार्ट लेक्चर सुने, साथ इस प्रैक्टिस क्लास में बैठे, ताकि आपके पास एक रियल डाटा के साथ आपको पता चले कि क्या सर ये सिर्फ एक नारा ही लगा रहे हैं या इसके अंदर कोई जान भी है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ना, हमने 2 दफ़ा रिविजिट किया हुआ है। ये वाली स्लाइड
अभी आपके पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ आई है कि इसमें मुझे एक अमेंडमेंट और डालनी है। अब जब मैं कल आऊँगा तो वो डली हुई होगी और ये और प्रिसाइज हो जाएगा, ये और आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्चुअली मेरा ब्रेन अल्लाह ने, अल्लाह की नेमत की वजह से कह रहा हूँ, खुदा ने ऐसा बनाया है। मैं हर वक्त चीज़ों को समराइज और मोर इफेक्टिव करने की कोशिश करता रहता हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। इसलिए आप पूरा होपफुल होके, पूरी जान लगा के इस रिवीजन में बैठें। हम इंशाल्लाह रोज़ाना कम से कम ये 1.5 घंटा इसके ऊपर लगाया करेंगे अगले 3 वीक तक। सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, सारी सैलरी, सारा सेल टैक्स यहाँ मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। आपके ज़िम्मे सिर्फ इतना काम होगा कि आप घर जाकर इसके ऊपर फोकस कर लें। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से।